हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आप कह रहे थे कि जीके की सीरीज को अभी से स्टार्ट कर दो। देखो 25 आपने कहा था ना, टॉप 500 सीरीज को स्टार्ट कर दो। मैं इसको भी लेट करता, बट आपने कहा तो मैं इसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। अभी हम लोग पर क्लास में 25 क्वेश्चंस को करेंगे। 500 आप कह रहे हो ना, तो आराम से फरवरी के पहले ही खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सिलेक्टेड टाइप और प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन है वो करा दूं, ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो सके, ठीक है। इसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर कोई बच्चा है एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो हमारे स्पेस वॉरियर 2.0 बैच से प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। जिसकी प्राइस आपको 633 रुपये पड़ेगी इंक्लूडिंग टैक्स। एंड आपको इस बैच के अंदर वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगी, वाई ग्रुप की लेक्चर्स भी मिल जाएगी, रागा की एंड इंग्लिश की। रागा में कंप्लीट रीजनिंग, मैथ, जी के सबका, और इंग्लिश में भी कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा एंड पेड पीडीएफ जो हमारी आती है एग्जाम से कुछ दिन पहले, वो भी आपको अलग से नहीं बाई करना पड़ेगा, इस बैचेस के अंदर मिल जाएंगी। इस बैच में ऑलमोस्ट हमने 90% क्लासेस को करा दिया है, जिससे कि आप कम टाइम में बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। और ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा, आप जब बाई करोगे, जब मन करेगा तब पढ़ सकते हो, A to Z स्टडी ऐप में डाउनलोड करके, ठीक है। व्हाट्सअप कर ले सकते हो अगर कुछ ऐप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। व्हाट्सअप नंबर हमने स्क्रीन पे आपको दे रखा है, 7279047787, ये रहा। अदरवाइज आप खुद से भी ऐप डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इल्ला कराडी, ठीक है। इल्ला कराडी नाम का एक जो है ना आदिवासी नृत्य है, ठीक है। ये किस स्टेट में होता है? तो ये केरल के अंदर होता है। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ केरल से रिलेटेड। एक हमारा ना वो है मार्शल आर्ट है कलराई पट्टू, ठीक है। नोट कर लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। नोट्स नहीं बना रहे हो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक कलराई पट्टू जो है मार्शल आर्ट है, वो भी पूछता है एग्जाम में बहुत बार। मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, आगे चल के मैं वो दूंगा आपको क्वेश्चन में। वो भी केरल से है, और ये रिवीजन के लिए बहुत बेटर रहेगा आपके लिए क्लासेस। फिर आगे कह रहा है शिव कुमार शर्मा जो है ना, वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है कि शिव कुमार शर्मा जो है, जाकिर हुसैन, ऐसे बहुत सारे नाम है, पूछते रहता है। तो हम एक एक करके सब पढ़ लेंगे, और शिव कुमार शर्मा का पूछेगा तो ये सितार से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? देखो ऐसे पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा, तो अगर हम स्टेट पूछते तो हम यूपी कह देते, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा पूछते तो बिहार कह देते, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब ये महानगरीय शहर, कोई स्टेट के बारे में नहीं पूछा है। उस सिचुएशन में मुंबई सबसे ज़्यादा एक ऐसा शहर था जहाँ पे महानगरीय शहर था, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। पूछा हमसे ये बताओ इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो राजस्थान से रिलेटेड है? भाई देखो राजस्थान से पूछा, हम एक एक ऑप्शन पे ध्यान देंगे। गुड़ी पाड़वा कहाँ का है भाई? तो महाराष्ट्र में इसको नए न्यू ईयर्स की तरह क्या सेलिब्रेट किया जाता है। बुनालू में क्या होता है ना, बुनालू फेस्टिवल में महाकाली का पूजा होता है। कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। मेनली तेलंगाना में ही, और अगल बगल शहर में भी होता है, बट मेनली तेलंगाना में ही होता है, स्टार्टिंग इसकी हुई थी। बूंदी उत्सव जो है ना, वो राजस्थान से है, ठीक है। माथो नारंग जो आपसे अगर पूछेगा तो माथो नारंग कहाँ से है भाई? तो ये याद रखना, ये आपके ईस्टर्न स्टेट से है। सॉरी, ईस्टर्न नॉर्थ कह सकते हो, बिकॉज लद्दाख तो नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ से है, ठीक है ये। या फिर आप इसको डायरेक्टली पढ़ो ना, लद्दाख के मठों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है माथो नारंग में, ठीक है। चलो लद्दाख, आप यूँ इसको लद्दाख समझो, बस कुछ नहीं। करेक्ट आंसर हमारा सी है, बूंदी उत्सव राजस्थान से। फिर कह रहे हैं ईवीएम का फुल फॉर्म बताओ। क्या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत सारे लोग ना इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम का फुल फॉर्म। आगे देखो, ईवीएम अक्सर न्यूज में रहता है, मैं भी फुल फॉर्म पूछ दे उसका। एक सॉन्ग है अब मेरे वतन के लोगों, ये इसको किसने गाया था सबसे पहले? देखो अभी इनका रीमेक जो है ना बहुत सारे लोग बना देते हैं, उनसे मतलब नहीं है। इसको ओरिजिनली किसने गाया था, ये सॉन्ग किसने? श्रेया घोषाल ने, अरिजीत सिंह ने, लता मंगेशकर ने, या फिर आशा भोसले ने? बताओ। तो ये लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है। फिर कह रहा है निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? देखो मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में तो देखो गाइज और ये पहली नर्तकी थी, तो ये थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अब ये किस डांस से हैं?
तो एक क्लासिकल डांस है, आपको पता होना चाहिए, भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, और ये पहली महिला थी जिनको हम राज्यसभा के सदस्य के रूप में जानते हैं, जिनको नामित किया गया था। कह रहे बताओ 16, देखो भारत पहले ना महाजनपदों में बटा था, टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से मथुरा राजधानी थी। किस महाजनपद की? जैसे अभी क्या है, यूपी की अगर राजधानी पूछ ले हम लोग तो लखनऊ है ना, तो उस तरीके से पहले महाजनपद था। ठीक है, उसमें कौन सा महाजनपद की कैपिटल जो थी ना, मथुरा थी, ये बताओ। वो सुरसेन थी। ठीक है, सुरासेन कह लो, सुरासेना कह लो, या फिर सुरसेन कह लो, ये एक महाजनपद थी जिसकी कैपिटल मथुरा थी। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। ठीक है, आपने पता होगा कि 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, एडी में, एडो डोमिनी में एक युद्ध हुआ था, युद्ध किया गया था अशोक के द्वारा, जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, तो उसमें जो लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, तो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है एक युद्ध। और आज के टाइम पे कलिंग जो है ना, वो किस जगह को जाना जाता है? मद्रास को, उड़ीसा को, बॉम्बे को, या बंगाल को? तो उड़ीसा को ही जाना जाता है। ठीक है, कलिंग आज के नाम पे। कलिंग जो है ना, पहले कलिंग था, जो आज के टाइम उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इंटरिम का मतलब पता है क्या होता है? टेम्पररी, ये समझ लो। लाइक अभी बांग्लादेश में क्या है कि इंटरिम गवर्नमेंट है, यूनूस जो है ना, वो परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ का। ठीक है, वो ना तो प्रेसिडेंट है, ना ही तो पीएम है, कुछ नहीं है वो वहाँ का, एक इंटरिम गवर्नमेंट की तरह से चला रहा है। ठीक है, मतलब अस्थायी तौर पे चला रहा है। तो उस तरीके से संविधान सभा का जब गठन हुआ था, तो उसमें मेंबर जब उनका परमानेंट जो कह सकते हो प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं हुए थे, तो उन्होंने इनको सच्चिदानंद सिन्हा को ना एक अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, और कहा गया था ठीक है अभी बन जाओ आप, आगे चल के हम परमानेंट चुन लेंगे। ठीक है, तो अस्थायी पूछेगा कभी भी, इंटरिम पूछेगा, अंतरिम पूछेगा, इंटरिम उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहना होगा। और परमानेंट पूछेगा अस्थायी रूप से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिलहाल आंसर हमारा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस जो है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए करते हैं? फिलहाल तो आपने माउस ही देखा होगा कि माउस से चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि देखो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक अगर ये येलो कर्सर दिख रहा है तो मैं पॉइंट करूँ। मान लो अगर माउस के अलावा क्या होता है, अगर गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। आप अगर खेले हुए तो जानते हो, कि नहीं खेले हुए तो याद कर लो, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की मदद से हम पॉइंटर को इधर से उधर ले जाते हैं, या फिर जिस तरीके से यूज़ करना हो कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। CAD का फुल फॉर्म बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, ये याद रखना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डेट इज C। आगे कह रहा बिग बैंग थ्योरी बताओ, ये किसने दी थी, या फिर किस चीज़ से संबंधित है? किसने दी थी तो नहीं पूछा है, किस चीज़ से संबंधित है मैं बताता हूँ आपको। देखो बिग बैंग थ्योरी को देने वाले थे डॉक्टर मुंह पे आ गया, जॉर्ज एब लेमेंथियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जॉर्ज एब लेमेंथियर, डॉक्टर नहीं, जॉर्ज एब लेमेंथियर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमारा यूनिवर्स जो है ना, पहले एक सरसों के दाने के बराबर था। इसकी आंतरिक जो है ना प्रेशर इतनी बढ़ती गई, और एक टाइम पे इतना बढ़ा कि ये थोड़ा सा आकार बढ़ा, बढ़ते गया, और फट गया, और अचानक से बहुत ज़्यादा फैलने लगा। ठीक है, और वो लगातार अभी भी फैल रहा है, जिससे कि यूनिवर्स की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे कह रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के कितने बराबर होता है? ये चीज़ पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, देखो गाइस एक चीज़ समझो, चंद्रमा पे अगर अर्थ पे कोई चीज़ 600 kg का है ना, अगर उसको आप मून पे ले जाओगे तो उसके वेट में 1/6 हो जाएगा। मतलब हम 1/6 करेंगे तो वो 100 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 के रेशियो में चंद्रमा पे जाके वो डिफरेंस आता है। इसी क्वेश्चन को ना एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। भार की जगह पे द्रव्यमान कर देंगे, वेट की जगह पे मास कर देंगे। बच्चा लोग यही रख लेता है कि 1/6 कर दो। नहीं, मास में कोई फर्क नहीं आएगा, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये भार में फर्क आएगा, वेट में फर्क आएगा। सौर ग्रहण कब लगता है? व्हेन द सोलर इलिप्स जो है ना ऑकर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कि हमारा जो सन है, ठीक है, अर्थ पर कब नहीं दिखेगा, हमारे अर्थ पे जब इसके बीच में कोई चीज़ आ जाएगी।
ठीक है, तो बीच में खूब कोई चीज़ आएगी, चंद्रमा आ जाएगी, जो कि मून से, हमारा मून जो है वो अर्थ से छोटा है, तो ये आ जाएगी और जितनी जगह को ये कवर करेगी उतने दूर सन का रोशनी नहीं पड़ेगा और उस एरिया के लोग सूर्य को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है। ठीक है, क्या होता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। आगे देखो, हॉकी के खेल में मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, एक गोलकीपर एंड 10 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और एक गोलकीपर है, तो ये भी तो मैदान में ही होता है ना, थोड़ी स्टेडियम से बाहर होता है। तो ये कुल मिला के 11 प्लेयर्स हॉकी में हो रहे होते हैं। आगे देखो, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? ये सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या तो मास्टर ब्लास्टर कहेगा या फिर लिटिल मास्टर कहेगा। लिटिल मास्टर अगर आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखना, अगर लिटिल मास्टर पूछ रहा है आपसे तो भी आप कहोगे सचिन तेंदुलकर, बोलोगे हमने पढ़ा है सर, रुको मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मास्टर ब्लास्टर तो सचिन तेंदुलकर को ही कहते हैं। हाँ, सुनील गावस्कर नाम है उनका, जिनको हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। देखो, लिटिल मास्टर के नाम से दो लोगों को जानते हैं एस, एक तो सुनील गावस्कर और एक सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर को, इन दोनों के नाम, दोनों को लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं और मास्टर ब्लास्टर के नाम से हम सिर्फ सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर के दो नाम आपने याद किया, एक तो लिटिल मास्टर और एक मास्टर ब्लास्टर, और लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को भी जाना जाता है। कह रहे हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये बताओ। कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन? ठीक है, देखो कोबाल्ट सिर्फ और सिर्फ B12 के अंदर पाया जाता है, एकमात्र ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट, जिसको हम कोबालिन के नाम से भी जानते हैं, B12 को। ये चीज याद रहेगा आपको। चलो 19 है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? व्हाट इज द फेदोमीटर यूज टू मेजर? ठीक है, तो फेदोमीटर से डेप्थ ऑफ द सी, क्या कहते हैं, गहराई, किसकी, समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, डेप्थ ऑफ द सी का मतलब क्या हुआ, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। फिर कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का विभाजन जो होता है ना, माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। अब सवाल ये आता है ना कि माउंटबेटन प्लान जो है वो कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ऑप्शन ए हमारा सही है बिल्कुल भी। 21 है, दूध का पीएच मान क्या होता है? देखो गाइस, आपने सुना होगा दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जब मैं एसिड बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस चीज़ है कि वो 7 से क्या होगा, लेस होगा, लेस देन 7। 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी एंड डी तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब ए और बी में कन्फ्यूजन होगा, तो मे भी अगर लास्ट में लगे कि बहुत कम अटेम्प्ट किया तो तुक्का ऐसी सिचुएशन में लिया जाता है, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करके। ठीक है, तो 6.6 होता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। आगे देखो, चपारकूट जो है ना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चपारकूट, जैसे कुछ फेस्टिवल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना आप। वैसे तो चपारकूट देखो, मिजोरम से एक बम्बू डांस भी पूछा जाता है नागालैंड का, वो भी अक्सर एग्जाम में आते रहता है, तो उसको भी याद रखना। वैसे मैं आगे कराऊंगा उसको, ठीक है, इसलिए मैं आपको लोड नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप पे ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे जो जीके नहीं जानते उन पे लोड आ जाएगा कि क्या क्या इसने बोल दिया। तो मैं चीज़ों को कराऊंगा, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना, लास्ट में मैं बता दूंगा। चलो आगे देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ठीक है, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश? देखो, हमारी जो संविधान बन रही थी वो, उसके सोर्स तो बहुत सारे हैं। हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेंगे ना। तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी तो बहुत सारे देशों से हमने इंस्पिरेशन लिया। जैसे देखो, आयरलैंड से हमने लिया नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, और जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिया यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया हमने यहाँ से, रसिया से, यूएसएसआर से। वैसे बहुत सारी चीज़ों को हमने लिया, इमरजेंसी लिया, कहीं से कुछ लिया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम रोज के क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एक ही बार पढ़ाऊँ तो आप कंफ्यूजन होगा, रोज बेसिस पे ना दो दो चीज़ों को मैं कराऊंगा। ये रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, किन किन सोर्सेज से ली गई हैं, आप रट्टा मार देना इसको। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो, डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूछेगा आपसे, कहोगे नीति निर्देशक सिद्धांत, तो कहोगे आप आयरिश से। ठीक है, आयरलैंड से। ओके, कहेगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से भाई? तो ये समवर्ती सूची पूछेगा तो आपसे हमेशा याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया से, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? भाई देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ से ना समझने वाली चीज है कि क्या कहते हैं इसको,
आखिर 2 बार राज्याभिषेक हुआ किस बेसिस पे हुआ और कब कब हुआ? इसको हुआ तो था औरंगजेब का, लेकिन क्यों इसने कराया था? एक बार देखो ये क्या किया ना, 1658 में इसने अपना क्या किया, आलमगीर के नाम से क्या करा लिया, उपाधि लेके इसने क्या करा लिया, अपना राज्याभिषेक करा लिया। फिर एक युद्ध लड़ा इसने, देवराय का युद्ध, ठीक है, उसमें वो जीत गया, तो फिर 1659 में इसने फिर से अपना राज्याभिषेक कर लिया। अब रीजन क्यों कराया नहीं कराया उससे मतलब नहीं है, 2 बार कराया ये मतलब है, कब कराया ये भी मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस याद रखना है किस मुगल शासक ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था, औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने करा दिए, बाकी मैं बताता हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बट फिलहाल याद रखना हमारी स्पेस वॉरियर 2.0 बैच से पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, हमारे टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, ठीक है, ये सर्च करो। एंड गाइस मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बज रही है बिकॉज मैं माउस से लिख रहा हूँ, पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मैं पर डे की क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।